नहीं, कोई तो यहाँ था और वो मुझे बिना पता चले पार कर गया। कम से कम टियर 2। वो अपनी टेढ़ी फॉक्स आंखें से कोड़ता है और गर्ल्स डॉम की तरफ भाग पड़ता है। उसी वक्त बॉयज डॉम की बालकनी पर खड़ा मैं उसे दूर जाते हुए देखता हूँ और धीरे से सांस छोड़ता हूँ। मैंने सही गैस किया था। सुबह के 4 बजे थे, अंधेरा अभी भी गहरा था। वैसे ही मेरी प्रेजेंस काफी कम थी। शैडो रिंग पहनने के बाद वो लगभग ना के बराबर रह गई। वो मुझे ढूंढ ही नहीं पाया। लेकिन एक बात पक्की है, मैं दिन में इस रिंग को कभी नहीं पहन सकता, बिल्कुल नहीं। एलआरए के लेवल का मॉन्स्टर इसे एक नजर में देख लेगा। तो मैं अकेला नहीं हूँ जिसने सच जान लिया है। मैं कमरे में लौटकर रिंग को उंगलियों के बीच घुमाता हूँ। विजन में जो सफेद कपड़े वाला आदमी था वो भी इन मॉन्स्टर्स का शिकार कर रहा था, लेकिन उसने स्पेसिफिकली एलआरए को ही टारगेट क्यों किया? क्या वेल फॉक्सेस के बीच उसकी कोई खास पोजीशन है? मुझे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, बहुत ज्यादा, लेकिन अभी मेरे पास जवाब नहीं है। इसलिए मैं बेड पर गिर पड़ता हूँ और ज्यादा सोचना बंद कर देता हूँ। रिंग मुझे एक जरूरी बात याद दिलाती है, ताकत सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं आती। इस दुनिया में हर तरह के पावरफुल इक्विपमेंट भी मौजूद हैं। आज रात मुझे उनकी प्राइसेस और मार्केट के बारे में पता लगाना होगा। मैं ये गोल सेट करता हूँ, घड़ी की तरफ देखता हूँ। सुबह के 5 बजे थे, 1 घंटा और। मैं खुद को ऑर्डर देता हूँ और तुरंत गहरी नींद में चला जाता हूँ। फिर धुंधलेपन के बीच मुझे सारा नजर आती है। उसका चेहरा साफ नहीं है, लेकिन उसकी बादाम जैसी आंखें पानी की तरह साफ दिख रही हैं। वो मुझे बेचैनी के साथ देख रही है। ज़ेन, खतरा है, उठ जाओ। क्या ये सपना है? नहीं, उठो। मेरी आंखें एक झटके में खुल जाती हैं। अगले ही सेकंड बिना किसी झिझक के रिंग को उंगली से निकालता हूँ, सीधा मुंह में डालकर निगल जाता हूँ और फिर आंखें बंद कर लेता हूँ। कुछ मिनट बाद मेरे डॉम का दरवाजा बिना आवाज के खुलता है। लेरो अंदर आती है। वो कमरे में ऐसे चलती है जैसे ये जगह उसकी हो। फिर मेरे बेड के पास रुक जाती है। वो झुकती है और मेरे बिल्कुल करीब आ जाती है। मिमिक डिस्गाइज लगभग मेरे चेहरे को छू रहा है। बालकनी से आती हल्की हवा डिस्गाइज के किनारों को हिला देती है और उसके पीछे छुपी हुई वो पतली लोमड़ जैसी आंखें चुपचाप मुझे घूरती रहती हैं। धीरे धीरे उसका पंजा बाहर निकलता है और मेरी कनपटी से आधे इंच से भी कम दूर रुक जाता है। मैं उस पंजे पर पुरानी एनर्जी की बसी सी गंध तक महसूस कर सकता था। फिर धीरे से वो अपना पंजा वापस खींच लेता है और मुड़कर चलने लगता है। दरवाजे के बाहर एक और वेल फॉक्स धीमी आवाज में पूछता है, योर हाइनेस, आपने इसे खत्म क्यों नहीं किया? एलआरए उससे ठंडी नजर से देखती है, ये वो नहीं है और खाना वेस्ट मत करो। वेल फॉक्स तुरंत चुप हो जाता है। एलआरए एक आखिरी बार मेरे सोते हुए चेहरे को देखती है, फिर अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ कॉरिडोर में गायब हो जाती है। आधा घंटा बाद मेरी आंखें खुल जाती हैं। दिल अब भी जोर जोर से धड़क रहा है। वो बहुत ज्यादा क्लोज कॉल था। मैं एक भी गलती अफोर्ड नहीं कर सकता। मैं खिड़की के बाहर देखता हूँ, वो लोग जा चुके हैं। तब जाकर मैं गहरी सांस छोड़ता हूँ। मैंने अपने शरीर को सोने को ऑर्डर दिया था, लेकिन मेरा दिमाग पूरे वक्त जाग रहा था। जैसे ही वो कमरे में घुसी मुझे सब समझ आ गया था। सुबह 5 बजे के बाद मैं ट्रैक पर नहीं गया था और मेरे इस अजीब बिहेवियर ने उन्हें सस्पिशियस बना दिया था। उस मॉन्स्टर के सामने जिसकी स्पीड और स्ट्रेंथ मेरी कल्पना से बाहर थी, मैं एक मूव भी सर्वाइव नहीं कर सकता था। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन था, जुआ खेलना। जुआ कि उसे पता नहीं चलेगा कि रिंग मैंने उठाई है। जुआ कि वो मेरी बॉडी लैंग्वेज नहीं पकड़ पाएगी। जुआ कि मेरे जैसा लो पोटेंशियल नोबडी उसकी भूख के लायक नहीं है और मैं फिर जीत गया। ट्रेनिंग बहुत स्लो है, मुझे गियर चाहिए। मैं बेड के किनारे बैठा हुआ डर के बाद वाली कंपन महसूस करता हूँ। इतना बेबस होना, किसी और की मर्जी पर पूरी तरह निर्भर रहना, मैं दोबारा कभी ऐसा महसूस नहीं करना चाहता। सस्पिशियस ना लगूं इसलिए मैं फिर भी कैफेटेरिया चला जाता हूँ, लेकिन जैसे ही अंदर घुसता हूँ हर कोई एक ही बात कर रहा होता है, ब्लैक नोवा मर चुका है। ब्लैक नोवा पर्ल सिटी का सबसे बदनाम सोलो हंटर। कहते हैं सही दाम मिल जाए तो वो किसी को भी टारगेट बना लेता था, चाहे सिटी लॉर्ड ही क्यों ना हो। मैं ब्रेकफास्ट खाते हुए ध्यान से सुनता रहता हूँ। आज सुबह कैंपस के पास एक खाई में उसकी लाश मिली। शरीर इतनी बुरी तरह फटा हुआ था कि पहचानना मुश्किल था। सफेद कपड़े सुनहरे निशानों से ढके हुए थे और काला मास्क टुकड़ों में टूट चुका था। मेरा पेट अंदर से डूब जाता है। सफेद कपड़े, काला मास्क, क्या वो शैडो रिंग वाले विजन का आदमी था? मतलब जिस इंसान को मैंने कल रात अपना एलाय समझा था वो सिर्फ एक हायर्ड गन था। रुको, एलआरए भी मेरी तरह ऑर्फन है। उसके पीछे ब्लैक नोवा जैसे आदमी को भेजने के लिए इतना पैसा कौन खर्च करेगा जब तक किसी और ने भी डिस्गाइज वाले मॉन्स्टर्स का सच ना जान लिया हो और सबसे सीधा सोल्यूशन ना चुना हो। किसी को पैसे दो और टारगेट को खत्म करवा दो। मेरे चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आ जाती है। सच कहूं तो ये प्लान काफी सॉलिड है। ना एविडेंस की जरूरत, ना किसी को कन्विंस करने की। सोलो हंटर को फर्क ही नहीं पड़ता सामने वाला इंसान है या मॉन्स्टर। दिक्कत बस इतनी है कि वो फेल हो गया और मॉन्स्टर्स अलर्ट हो गए। मैं ब्रेकफास्ट खत्म करता हूँ और डॉम घटाता हूँ। जो भी हो, पहले ट्रेनिंग। मैं एक बॉन्ड जेम समन करता हूँ और उसे अब्सॉर्ब कर लेता हूँ। अचानक मेरे अंदर एक अद्भुत एहसास फैल जाता है, जैसे मेरा पूरा वजूद इवॉल्व हो रहा हो। मैं तुरंत रुक जाता हूँ। एक नई गिफ्ट। मैं बिना देरी किए खुद को स्कैन करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल। कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट ज़ेन, पोटेंशियल 4 स्टार्स, टियर 1 अवेकेंड, लेवल 2 गिफ्ट्स, बॉन्ड जेम, एब्सोल्यूट कमांड, एब्सोल्यूट ओबीडियंस, स्टेबल स्कैन। स्टेबल स्कैन किसी भी टारगेट को रिलायबली स्कैन कर सकता है। मैं लेवल अप कर गया हूँ। राहत की एक लहर मेरे अंदर दौड़ जाती है। अनस्टेबल स्कैन अब स्टेबल स्कैन बन गया है और अब ये लेवल इन्फॉर्मेशन भी दिखाता है। इसका मतलब है कि अब मैं दिन में भी मॉन्स्टर्स के लेवल्स देख सकता हूँ। ये अपग्रेड बहुत बड़ा है। आज का दिन वाकई अच्छा है। सेलिब्रेशन के लिए 2000 पुशअप्स। मैं मुस्कुराता हूँ और वार्म अप शुरू कर देता हूँ। लेवल अप होने के बाद मेरी स्टैमिना और मेंटल एनर्जी लगभग 5% बढ़ गई है। सुनने में ज्यादा
नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे ये फर्क बहुत बड़ा बन जाता है। जब रात होती है मैं शैडो रिंग पहनता हूँ और कैंपस छोड़ देता हूँ। नाइट वॉकर और शैडो रिंग का कॉम्बो। अब मैं सच में एक भूत हूँ। मैं एक स्ट्रीट कॉर्नर पर रुकता हूँ और शॉप के अंदर बैठे एक वेल फॉक्स को स्कैन करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल। एबेरेंट वेल फॉक्स, टियर 2 एबेरेंट, लेवल 15। अब मेरे पास एक बेस लाइन है। मैं आसपास घूमता रहता हूँ और हर वेल फॉक्स का लेवल अपने दिमाग में नोट करता जाता हूँ। आधा घंटा बाद मैं एक वेपन शॉप के सामने पहुंचता हूँ। नाम है आयरन सोल। काफी दिनों से मेरी नजर इस जगह पर थी। इसका ओनर इंसान है और यहाँ आने वाले ज्यादातर कस्टमर्स एडवेंचरर्स होते हैं, अक्सर मेरे जैसे ऑर्फन्स, सोसाइटी के किनारे पर जीने वाले लोग। यहाँ आना मेरे लिए सस्पिशियस नहीं लगेगा। मैं कुछ देर तक बाहर से देखता हूँ। जब शॉप खाली हो जाती है तब अंदर घुस जाता हूँ। गर्म हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराता है। दीवार के सहारे एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा है। वो लंबी पाइप से आराम से धुआं खींच रहा है और मेरी तरफ देखता तक नहीं। मैं उसे इग्नोर करता हूँ और डिस्प्ले देखने लगता हूँ। 9 रिंग वॉर एक्स, 5 लाख रुपीस। घोस्ट साइकिल, 6 लाख रुपीस। मेरे कदम वहीं रुक जाते हैं। इतनी कीमत देखकर मेरी सांस ही अटक जाती है। ये हथियार मेरे सपनों से भी ज्यादा महंगे हैं और ये तो बस शुरुआत लग रही है। फिर अचानक मेरी नजर एक वेपन पर टिक जाती है और मेरी आंखें चमक उठती हैं। डिस्प्ले केस के अंदर एक सफेद तलवार शांत पड़ी हुई है। पूरा ब्लेड बर्फ की तरह सफेद, लंबा और एलिगेंट, एक खिंचे हुए सेबर की तरह। फ्रॉस्ट ब्लेड, लंबाई 6 फीट 2 इंच, वजन 80 पाउंड। फ्रॉस्ट लेपर्ड के एसेंस से फौज की गई। इसका हर वार सर्दी की ताकत लेकर आता है। क्या कमाल की तलवार है। उसे देखते ही मेरा खून गर्म हो जाता है। फिर मेरी नजर प्राइस टैग पर पड़ती है और ऐसा लगता है जैसे उसी तलवार ने मेरे दिल को काट दिया हो, बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा। 2 मिलियन पर्ल कॉइन्स। मैं तुरंत हिसाब लगाता हूँ। एक आम फार्मर अगर बिना खाए पिए और बिना सोए लगातार काम करे तब भी उसे ये खरीदने में लगभग 66 साल लग जाएंगे। मेरा सारा जोश ठंडा पड़ जाता है। मुझे पता था कि ये महंगा होगा, लेकिन इतना महंगा इसका अंदाजा नहीं था। मैं पूरी शॉप का चक्कर लगाता हूँ। सबसे सस्ती चीज भी हजारों नहीं बल्कि 10,000 कॉइन्स की है। मैं हिम्मत जुटाता हूँ और उस बूढ़े आदमी के पास चला जाता हूँ। कुछ सस्ता है? बूढ़ा आदमी आराम से पाइप का एक लंबा कश लेता है। पूरा 1.5 मिनट गुजर जाता है। तब जाकर वो अपनी धुंधली आंखें उठाता है और मुझे देखता है। धीरे से पूछता है, तुमने क्या कहा? मैं फिर से बोलता हूँ, कुछ सस्ता है? वो काफी देर तक मुझे देखता रहता है, जैसे उसके दिमाग तक सिग्नल पहुंचने में 50 साल लग रहे हों। फिर बिल्कुल बेसर पैर की बात बोल देता है, मेरा बेटा डिनर का इंतजार कर रहा है। मैं बिल्कुल स्पीचलेस रह जाता हूँ। उसी वक्त दुकान का दरवाजा जोर से खुलता है। एक मोटा ताजा मिडिल एज्ड आदमी अंदर आता है, पुरानी कैमोफ्लेज जैकेट पहने हुए। उसका शरीर उल्टे ट्रायंगल की तरह बना हुआ है। बाहें मेरी जांघों से भी मोटी हैं। पीठ पर एक पिच ब्लैक ग्रेट स्वॉर्ड लटकी हुई है। साफ दिखता है कि वो एक एक्सपीरियंस्ड फाइटर है। सॉरी, हम असल में बंद कर चुके हैं। वो अपनी तलवार नीचे रखता है और आगे बढ़ता है। बूढ़ा आदमी उसे देखते ही चढ़ जाता है। रेक्स, तुम मेसन को लेकर फिर कहाँ घूमते रहे? रेक्स मुंह बना लेता है। ओल्ड फ्लिंट, आपने फिर दुकान खोल ली? मैंने कहा था घर पर रहिए, मैं मेसन को ढूंढ लूंगा। बूढ़ा आदमी तुरंत अपनी पाइप उठाकर रेक्स के सर पर दे मारता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई नाराज बुजुर्ग डांट लगाता है। बाहर वक्त बर्बाद करना बंद करो। मेसन को बोलो डिनर के लिए घर आ जाए। ठीक है, मैं उसे बुला लूंगा। रेक्स बस हाँ में हाँ मिलाता रहता है। अब दुकान बंद करो और ऊपर चलो। पाइप का एक और थप्पड़। मैं यहीं रहूंगा, क्या पता कोई रेगुलर कस्टमर आ जाए। ठीक है, यहीं रहिए। रेक्स बेबस हंसी हंस देता है। तब उसकी नजर मुझ पर पड़ती है जो चुपचाप निकलने वाला होता हूँ। उसकी आंखें चमक उठती। अरे किड, एडवेंचरर बनने का सोच रहे हो? रुको जरा, मैं मुड़कर देखता हूँ। क्या हुआ? बस 2 मिनट बात करते हैं। रेक्स अपनी सबसे फ्रेंडली स्माइल देता है। मैं थोड़ा हिचकिचाता हूँ, फिर सिर हिला देता हूँ। हम दोनों बाहर आ जाते हैं। रेक्स आदत से सिगरेट निकालता है और मुझे ऑफर करता है। मैं मना कर देता हूँ। वो सिगरेट को कान के पीछे अटका लेता है। स्कूल खत्म होने वाला है ना? मैं सिर हिलाता हूँ। लगभग। वो सीधा मुद्दे पर आता है। ब्लैक स्मिथिंग का काम कैसा लगता है? मैं तुरंत समझ जाता हूँ कि वो क्या कहना चाहता है। मैं दुकान के अंदर बैठे बूढ़े आदमी की तरफ देखता हूँ और साथ देता हूँ। फार्मिंग से तो बेहतर ही है। हाँ बिल्कुल। रेक्स का चेहरा खिल उठता है, जैसे मैंने कोई मैजिक वर्ड बोल दिया हो। इस दुनिया में फार्मिंग का मतलब सिर्फ खेती नहीं होता। सड़कें ठीक करना, सिटी वॉल्स रिपेयर करना, गटर और सीवेज साफ करना, हर वो गंदा और थकाने वाला काम जो कॉम्बैट से जुड़ा नहीं है। मैं दुकान की तरफ इशारा करता हूँ, तो आपका मतलब? रेक्स देख लेता है कि मैं समझ गया हूँ। वो सीधा बोल देता है, सच बताऊं, अंदर जो आदमी है ना, वो मेरा खून का चाचा है। उसका बेटा मेरा दोस्त मेसन कुछ समय पहले गायब हो गया। ओल्ड फ्लिंट का दिमाग अब पहले जैसा नहीं रहा। मुझे कोई चाहिए जो उनका ख्याल रखे और शॉप पर नजर रखे। जब भी टाइम मिलेगा मैं तुम्हें ब्लैक स्मिथिंग सिखाऊंगा, प्रॉपर तरीके से। क्या कहते हो? मेरा दिमाग तेजी से काम करने लगता है। रूम और बोर्ड मिलेगा? सिर्फ रूम और बोर्ड नहीं, ऊपर से 100 कॉइन्स हर महीने। मैं चुप हो जाता हूँ। ये ऑफर सच में टेम्पटिंग है, लेकिन मेरे डाउट्स भी हैं। मेसन के गायब होने की वजह लगभग पक्का एक वेल फॉक्स ही था। डॉम डेंजरस है, लेकिन लेरो ज्यादातर लड़कियों को टारगेट करती है। लड़के अभी भी कंपैरेटिवली सेफ हैं, लेकिन आज सुबह की रूम इंस्पेक्शन ने डॉम की जो थोड़ी बहुत सेफ्टी थी उसे भी तोड़ दिया है। मैं सोचूंगा, कल जवाब दूंगा। रेक्स सिर हिला देता है, आराम से सोचना। फिर अचानक वो एक डैगर निकालकर मेरे हाथ में रख देता है। इसे फ्रेंडशिप गिफ्ट समझ लो। शहर में आजकल हालात ठीक नहीं है, खुद का ख्याल रखना। इतना कहकर वो वापस दुकान के अंदर चला जाता है। मैं चलते चलते सोचता रहता हूँ। आदतन डैगर बाहर निकालता हूँ। धीरे से शीत खिसकती है और ब्लेड बाहर आ जाता है। जैसे ही ब्लेड शीत से बाहर आता है, ठंडी रोशनी की एक चमक मेरी आंखों में पड़ती है। मेरी प्यूपिल्स तुरंत सिकुड़ जाती हैं। इस डैगर का मटेरियल बिल्कुल वही है जो उस 2 मिलियन पर्ल कॉइन वाली फ्रॉस्ट ब्लेड का था। पूरा ब्लेड बर्फ की तरह सफेद है और उससे हड्डियों तक उतर जाने वाली ठंड निकल रही है। मैं सच में
हैरान रह जाता हूँ। ये कोई आम गिफ्ट नहीं है, ये तो हद से ज्यादा जेनरस गिफ्ट है। उसी पल मेरा फैसला हो जाता है। किसी मॉन्स्टर के मूड और भूख पर अपनी जिंदगी दाव पर लगाना बेवकूफी है। क्या पता एलआरए कब अपना मन बदल ले। बस फैसला हो गया, कल मैं रेक्स को हाँ बोल दूंगा। मैं डैगर को बार बार हाथ में घुमाता हूँ। मुझे पहले ही उससे प्यार हो चुका है और वहीं उसका नाम रख देता हूँ, टीयर ड्रॉप। वापस जाते हुए मैं दिमाग में कॉम्बैट सिनेरियोस चलाता रहता हूँ। हाथ में डैगर, दुश्मन सामने। फिर एक पार्क के पास से गुजरते हुए मेरे कदम अचानक रुक जाते हैं। एक झूले पर एक छोटा सा वेल फॉक्स बैठा हुआ है, मुश्किल से 3 फुट लंबा। मैं तुरंत स्कैन करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल। एबरेंट वेल फॉक्स, लेवल 3, वीक, बहुत कमजोर। मेरा दिल अपने आप जोर जोर से धड़कने लगता है। एविडेंस, ये परफेक्ट एविडेंस है। इसे मार दो, इसकी लाश इन्वेस्टिगेशन यूनिट तक पहुंचाओ और सब कुछ सामने आ सकता है। शायद पर्ल सिटी अब भी बच सकता है। चलो, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। रोज अपने क्लासमेट्स को शिकार बनते देखना, रोज मॉन्स्टर्स को खुलेआम जुर्म करते देखना और अनजान बनना। मैं मुड़ता हूँ। मेरा दायां हाथ डैगर की ग्रिप को कस लेता है। हाथ में वेपन आते ही मारने की इच्छा अजीब तरह से नेचुरल लगती है। अगर ये डैगर न होता तो शायद मेरे पास हिम्मत ही न होती। लेकिन जैसे ही मैं पार्क में कदम रखता हूँ, एक हाथ मेरे कंधे पर आ टिकता है। हिलो मत। एक औरत की आवाज मेरे कान के पास गूंजती है। मेरे पीछे से हड्डियां काट देने वाली ठंड फैल जाती है। आइस टाइप अवेकेंड। मेरा बेचैन दिल एक पल में शांत हो जाता है। वेल फॉक्स नहीं, कोई किलिंग इंटेंट भी नहीं। मुड़कर मत देखना, कुछ मत बोलना, ये लो और चले जाओ। औरत इतना कहकर मेरे हाथ में एक मुड़ा हुआ नोट थमा देती है। अगले ही पल मेरे पीछे की ठंड गायब हो जाती है। मैं मुड़कर नहीं देखता। मैं झुककर जमीन पर कुछ ढूंढने का नाटक करता हूँ और फिर बिना पीछे देखे वहां से निकल जाता हूँ। नाइट वॉकर और शैडो रिंग दोनों एक्टिव होने के बावजूद उसने मुझे डिटेक्ट कर लिया। इसका मतलब उसका लेवल मुझसे बहुत ऊपर है। क्या ये वही इंसान हो सकती है जिसने मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए किसी को हायर किया था? मैं पूरे रास्ते यही सोचता रहता हूँ, लेकिन नोट नहीं खोलता। सीधा डॉम लौट कर लेट जाता हूँ और आराम करता हूँ। अगली सुबह 4 बजे शेड्यूल के मुताबिक मेरी आंखें खुल जाती हैं। मैं बाथरूम जाता हूँ। सिर्फ वहीं टॉयलेट पर बैठकर धीरे से नोट खोलता हूँ। अंदर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, 23 वेन नॉनुआ। मैं भौवें सिकोड़ लेता हूँ। 23 तारीख तक 4 दिन बचे हैं। साफ है कि ये मीटिंग रिक्वेस्ट है, लेकिन वेन और नॉनुआ क्या है? मेरा सर दुखने लगता है। कोड जरूर वेल फॉक्सेस से बचने के लिए लिखा गया है। दोपहर को ग्रेजुएशन फॉर्म भरते वक्त अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है, क्या होगा अगर इसे उल्टा पढूं? मैं तुरंत सीधा होकर बैठ जाता हूँ। मुझे सब समझ आ जाता है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड पहेली नहीं है, लेकिन इस बात को बहुत कम लोग जानते होंगे। जिसने ये नोट भेजा है वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानता है, या फिर इस शरीर के असली मालिक को जानता था। ऑर्फनेज के पास एक नूडल शॉप हुआ करती थी। उसका साइन बोर्ड टूट गया था और दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे उस पर वियतनाम लिखा हो, और उस शॉप के पीछे एक छोटा पार्क था। वही जगह जहां मैं बचपन में छुपकर ट्रेनिंग करता था। वो शॉप 4 साल पहले बंद हो गई थी। इस राज को 5 लोग भी नहीं जानते होंगे। मैं नोट को टुकड़े टुकड़े करके फ्लश कर देता हूँ। ग्रेजुएशन एप्लीकेशन उठाता हूँ और बिना रुके बाहर निकल जाता हूँ। एप्लीकेशन आसानी से पास हो जाती है। मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट दिखता हूँ। कोई मेरी तरफ ध्यान नहीं देता। शाम को मैं अपना सारा सामान पैक करता हूँ और सीधा आयरन सोल पहुंच जाता हूँ। जैसे ही रेक्स मुझे लगेज के साथ देखता है, उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान फैल जाती है। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग किड, कल मेरा एक काम है। मैं लगभग 5 दिन बाद लौटूंगा। मैं तो सोच रहा था कि ओल्ड फ्लिंट का ख्याल कौन रखेगा। वो खुशी खुशी मुझे ऊपर ले जाता है। मैं एक कमरा चुन लेता हूँ और अपना सामान जमा देता हूँ। तब मुझे पता चलता है कि रेक्स का पूरा नाम चू चियांग है और ओल्ड फ्लिंट का असली नाम लू तोंग, उम्र 79। उस रात रेक्स ने फैसला किया कि वो मुझे ब्लैक स्मिथिंग की बेसिक ट्रेनिंग देगा। किड, ध्यान से देखना। वो फायर प्रूफ ग्लव्स पहनकर फॉर्ज के सामने खड़ा हो गया। मैं तुरंत सीरियस हो गया और उसकी हर मूवमेंट पर नजर जमा दी। उसने कुछ रिफाइंड आयरन इंगॉट्स और गहरे लाल रंग के सर्पेंट स्केल्स उठाए और एक लकड़ी की ट्रे में डाल दिए। पता है रिफाइंड आयरन का एक पीस कितने का होता है? बहुत महंगा। हर टुकड़े के पीछे किसी माइनर या एडवेंचरर का पसीना होता है। मैं चुपचाप सुनता रहा। ये एम्बर सर्पेंट के स्केल्स हैं। हाई टेम्परेचर पर ये रिफाइंड आयरन के साथ फ्यूज हो जाते हैं। इससे वेपन को सेल्फ रिपेयर कैपेबिलिटी मिलती है, लेकिन एक ही अटेम्प्ट में सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। अगर फेल हुआ तो सब स्क्रैप। इतना कहकर उसने पूरी ट्रे फॉर्ज के अंदर फेंक दी। फिर बिना झिझक दोनों नंगे हाथ आग के अंदर डाल दिए और उस पिघले हुए मिक्सचर को आटे की तरह गूंदने लगा। आग की लपटें उसकी बाहों तक चढ़ गईं, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी दर्द नहीं था। ध्यान से देखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। वो जोर से चिल्लाया। फिर उसने लाल टपकता हुआ मांस बाहर निकाला, उसे एक रेक्टेंगुलर मोल्ड में ठूस दिया, एक विशाल हैमर उठाया और पूरी ताकत से उस पर वार करने लगा। वहां रखा लाल ऑयल ले आ, उसने सांस फूलते हुए हुक्म दिया। मैं पूरी जान लगाकर 3 फुट ऊंचा ऑयल ड्रम खींचकर उसके पास ले आया। बुरा नहीं, तेरे पास काफी स्ट्रेंथ है। रेक्स मुस्कुराया। उसने कैप खोला और फायर ऑयल मोल्ड के ऊपर उंडेल दिया। बूम, भाप का बड़ा धमाका हुआ। उसने मोल्ड खोला और हमारे सामने एक जेट ब्लैक बैटल ब्लेड निकली जिस पर लाल वेन्स चमक रही थी। रेक्स ने उसे उठाया और टेस्ट स्टोन पर पूरी ताकत से वार किया। ब्लेड ने हवा को चीरते हुए आवाज निकाली और ठोस पत्थर बीच से साफ 2 टुकड़ों में कट गया। ये पर्ल सिटी का सबसे बेसिक स्टैंडर्ड वेपन है, पर्ल ब्लेड। मैं सच में हैरान रह गया, लेकिन अगले ही पल मेरा दिमाग वापस काम करने लगा। इतनी एडवांस्ड फॉर्जिंग टेक्नोलॉजी होने के बावजूद शहर वेल फॉक्सेस से भरा हुआ है। मैं तुरंत पूछ बैठा, क्या ये ब्लेड टीयर 2 एबरेंट को मार सकती है? रेक्स जोर से हंस पड़ा। टीयर 1 पर तो कमाल करती है, टीयर 2 के लिए किस्मत चाहिए। फिर उसने ग्लव्स मेरी तरफ बढ़ा दिए। ठीक है, अब तेरी बारी। मैं गहरी सांस लेता हूँ, ग्लव्स पहनता हूँ और फॉर्ज के सामने जाकर खड़ा हो जाता हूँ। रेक्स की हर मूवमेंट कॉपी करते हुए मैं मटेरियल्स फॉर्ज में डालता हूँ। तुरंत ही एक डरावनी गर्मी की लहर मुझे टकराती है। मेरी भौहें वहीं मुरझा जाती हैं। पीछे मत हटना, मटेरियल के
के बदलाव को महसूस कर रेक्स पीछे से चिल्लाता है। मैं दांत भींच लेता हूँ और दोनों हाथ आग के अंदर घुसा देता हूँ। जलती हुई मांस को पकड़ता हूँ। उसे गूंदो, उसे बराबर करो। मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि ये आटा गूंदने से 10,000 गुना मुश्किल है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा देता हूँ। हर तरफ पसीना ही पसीना। मेरी पीठ तुरंत भीग जाती है। तेज नहीं तो मटेरियल जल जाएगा। मैं और तेज काम करता हूँ। आखिर मुझे महसूस होता है कि मटेरियल एकदम परफेक्ट तरह से जुड़ गया है। मैं उसे तुरंत बाहर खींचता हूँ, मोल्ड में डालता हूँ और हैमर पकड़ने की कोशिश करता हूँ। तब पता चलता है कि हैमर बेहद भारी है। दोनों हाथों से मुश्किल से उठता है। मैं पूरी जान लगाकर उसे बार बार मारता हूँ जब तक हर उभरा हुआ हिस्सा बिल्कुल फ्लैट नहीं हो जाता। फिर फायर ऑयल ऊपर से डाल देता हूँ। बूम, भाप का धमाका फिर से फूट पड़ता है। इस बार मेरी सारी ताकत खत्म हो जाती है। मैं सीधा फ्लोर पर गिर पड़ता हूँ। मेरा पूरा शरीर जवाब दे देता है, लो पानी पियो। रेक्स मुझे एक बोतल पकड़ा देता है। मैं बिना रुके एक ही सांस में सब पी जाता हूँ। रेक्स मुझे देखता है और इस बार उसकी नजर अलग है। इस बार उसमें सच्चा रिस्पेक्ट है। बुरा नहीं, मैं तो समझ रहा था तुम आधे रास्ते में ही हार मान लोगे। लगता है तुम्हारे स्कूल के टीचर्स अंधे थे। तुम्हारी हिम्मत और ग्रिट के साथ तुम 3 फैक्शंस में से किसी में भी जा सकते हो। मैं मुंह साफ करता हूँ और वो सवाल पूछता हूँ जो कई दिनों से मेरे दिमाग में घूम रहा था। रेक्स, सब लोग पेट्रोल कोर और इन्वेस्टिगेशन यूनिट की बात करते हैं, लेकिन तीसरी फैक्शन का नाम क्या है? रेक्स दोनों हाथ ऊपर उठा देता है, जैसे सवाल ही बेकार हो। पता नहीं। मैं झटके से उसकी तरफ देखता हूँ। क्या पर्ल सिटी में हमेशा से उसे बस थर्ड फैक्शन ही कहा गया है? सबको पता है कि वो एग्जिस्ट करती है, लेकिन उसका असली नाम क्या है, वो कहाँ है, क्या करती है, किसी को कुछ नहीं पता। मैं पूरी तरह से स्टन रह जाता हूँ। कमाल है, इतने दिनों से मैं सोच रहा था कि शायद इस बॉडी के पुराने मालिक को नॉलेज नहीं थी, लेकिन असली बात तो ये है कि किसी को नहीं पता। मैं कंधे ऊंचा कर देता हूँ। छोड़ो, शायद कोई सीक्रेट असैसिनेशन ऑर्गेनाइजेशन होगी। रेक्स मोल्ड पर हाथ मारता है। आराम हो गया? तो चल अपनी पहली क्रिएशन देख। मैं खड़ा हो जाता हूँ। मेरी हथेलियां पसीने से गीली हैं। रेक्स इशारा करता है कि मोल्ड में खुद खोलूं। मैं लेवर को पकड़ता हूँ और पूरी ताकत से खींच देता हूँ। अचानक मोल्ड के अंदर से एक अजीब सी चांदी जैसी चमक बाहर निकलती है। मैं भौहें सिकोड़कर रेक्स की तरफ देखता हूँ। फेल हो गया, जैसे मैंने सोचा था। रेक्स नाक सिकोड़ता है और ब्लेड को बाहर निकालता है। उसकी सतह पर उलझी हुई चांदी रंग की लकीरें फैली हुई हैं। पर्ल ब्लेड के साफ और सुंदर लाल पैटर्न्स जैसी बिल्कुल नहीं। ये किसी फैक्ट्री रिजेक्ट की तरह लग रही थी। वो ब्लेड को लेकर टेस्ट स्टोन के पास जाता है, नया पत्थर लगाता है और पूरी ताकत से ब्लेड नीचे गिराता है। पत्थर पर कोई असर नहीं होता, उल्टा ब्लेड ही तेज क्रैक के साथ 2 टुकड़ों में टूट जाती है। उसका टिप उड़कर पास रखे विशाल मैग्नेट पर जा चिपकता है। साफ करो इसे। रेक्स बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए टूटी हुई ब्लेड मेरी तरफ फेंक देता है। मैं उस ब्रोकन ब्लेड को घूरता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ कि गलती कहाँ हुई। फोर्ज बहुत ज्यादा गर्म थी। उसने मुझे लगभग जिंदा भून दिया था, इसलिए सेकंड हाफ में मेरी स्ट्रेंथ पूरी तरह टूट गई। नीडिंग भी बिल्कुल बर्बाद हो गई थी। रेक्स बैठ जाता है और एक एक गलती को डिटेल में समझाता है। मैं सिर्फ सर हिलाता रहता हूँ। ये स्कूल की किसी भी बेकार थ्योरी क्लास से 10,000 गुना ज्यादा यूजफुल था। फिर अचानक एक दर्दनाक सवाल मेरे दिमाग में आता है। रेक्स, इस एक अटेम्प्ट में कितना नुकसान हुआ? रेक्स थोड़ी देर हिसाब लगाता है। लगभग 60,000। इधर उधर हो सकता है। मेरा पेट डूब जाता है। चेहरे का सारा रंग उड़ जाता है। 60,000? मुझे बेच दिया जाए तो भी उसका आधा पैसा नहीं निकलेगा। रेक्स मेरा चेहरा देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। तेरा चेहरा देख। वो घुटने पर हाथ मारता है। मजाक कर रहा था। जब इनफ स्क्रैप जमा हो जाएगा मैं तुझे रिसाइकल करना भी सिखाऊंगा। वैसे अगर तू एक ही अटेम्प्ट में परफेक्ट फोर्ज कर गया तो मेसन को भी तुझे सीनियर कहना पड़ेगा। उसकी हंसी पूरी भी नहीं होती कि ओल्ड फ्लिंट की पाइप सीधा उसके माथे के बीच जाकर लगती है। रेक्स दर्द से चीखता है और सर पकड़ लेता है। बकबक बनकर रेक्स, इस लड़के में मेसन से ज्यादा टैलेंट है। बता इसे कहां से ढूंढ कर लाया? ओल्ड फ्लिंट की आंखें एक पल के लिए तेज तलवार की तरह चमकती हैं, फिर से धुंधली हो जाती हैं। मेसन कहाँ है? मेसन कहाँ गया? रेक्स एक गहरी सांस लेता है और मेरे कंधे पर हाथ रखता है। ओल्ड फ्लिंट का ख्याल रखना, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। मैं सर हिला देता हूँ। रेक्स बोलने वाला आदमी है, लेकिन फिर भी जाने से पहले 10 मिनट और लेक्चर देता है। आखिरकार वो चला जाता है। दुकान में सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ फोर्ज की क्रैकल क्रैकल आवाज सुनाई देती है। मैं एक ग्लास पानी भरकर ओल्ड फ्लिंट के पास जाता हूँ। पानी? ओल्ड फ्लिंट। वो मुझे इग्नोर करता है। सर झुकाए पाइप पीता रहता है। फिर अचानक सर उठाता है। उसकी नजर नंगी तलवार की धार की तरह तेज हो जाती है। कप नीचे रख दे, वो काफी दूर चला गया है। मैं एक पल के लिए जम जाता हूँ। तुम? ओल्ड फ्लिंट ठंडी सांस छोड़ता है। मैं पागल नहीं हूँ। मुझे पता है मेसन के साथ कुछ हुआ है। रेक्स इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, लेकिन मुझे डर है कि वो भी उसी में फंस जाएगा। इसलिए मैं बेवकूफ बनने का नाटक करता हूँ। जब तक उसे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है वो अपने शेल में सिमटा रहेगा और जान जोखिम में नहीं डालेगा। मैं पूरी तरह हैरान रह जाता हूँ। किसी को बचाने के लिए खुद को बेवकूफ दिखाना, क्या असली सर्वाइवर ऐसे ही होते हैं? ओल्ड फ्लिंट, अगर मैंने रेक्स को सच बता दिया तो? वो सीधा मेरी आंखों में देखता है। आंखों में हल्की सी मुस्कान है। मैं बेबस होकर सर हिला देता हूँ। नहीं बताऊंगा। तो फिर ठीक है। वो धुएं का गोला हवा में उड़ाता है। रेक्स की टीचिंग स्लॉपी है। अगले कुछ दिन मैं तुझे असली फ्लिंट फैमिली नीडिंग मेथड सिखाऊंगा। हमारे खानदान का क्राफ्ट मेरे साथ खत्म नहीं होगा। अगली सुबह ठीक 4 बजे मेरी आंखें स्केड्यूल के मुताबिक खुल जाती हैं, लेकिन ओल्ड फ्लिंट मुझसे पहले से ही जाग रहा होता है। तीसरी मंजिल के वर्कशॉप में मेरा इंतजार कर रहा है। इधर आ, नीड कर। वो मेरी तरफ एक बड़ा बाउल उछालता है। बाउल में असली आटा है, लेकिन उसके अंदर अलग अलग साइज के सैकड़ों आयरन बीट्स मिले हुए हैं। ब्लाइंडफोल्ड पहन। मैं चुपचाप ब्लाइंडफोल्ड पहन लेता हूँ। हर आयरन बीट को अलग महसूस कर और निकाल। जब तू सिर्फ टच से फ्लावर के लम्प्स और आयरन बीट्स में फर्क बता सकेगा तब समझना ट्रेनिंग शुरू हुई है। मैं बिना कुछ बोले काम पर लग जाता हूँ। डो बहुत भारी है। हर तरफ आयरन बीट्स घुसी हुई हैं। मेरी उंगलियों पर बहुत जोर पड़ रहा है। मैं पूरा फोकस
अपनी फिंगर टिप्स पर ले आता हूँ। पूरी सुबह मैं उस डो के साथ जंग लड़ता रहता हूँ। दोपहर में ओल्ड फ्लिंट मुझे असली नॉलेज देना शुरू करता है। क्रिम्सन सर्पेंट स्केल्स, वो धीरे से बोलता है, हाई टेम्परेचर पर हीट रिलीज करती हैं और सेल्फ रिपेयर प्रॉपर्टीज रखती हैं, और इस तरह मेरी असली ब्लैक्समिथ ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। लेकिन क्रिम्सन सर्पेंट स्केल्स की सेल्फ रिपेयर एबिलिटी को रोकने के लिए पहले उनकी वीक पॉइंट पर वार करना पड़ता है। इस तरह की हर नॉलेज किसी न किसी की जान की कीमत पर मिली है और मैं उसे पागलों की तरह एब्जॉर्ब कर रहा हूँ, अपनी पिछली जिंदगी के एग्जाम से भी ज्यादा फोकस के साथ। पता ही नहीं चलता और 22 तारीख की रात आ जाती है। कल 23 तारीख है। मैं डिसाइड करता हूँ कि मीटिंग से पहले पार्क का सर्वे कर लेता हूँ, शैडोरिंग पहनता हूँ और भूत की तरह खिड़की से बाहर निकल जाता हूँ। दरवाजे पर तैनात वेल फॉक्स दुकान के साइन बोर्ड को खाली नजरों से देख रहा है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि मैं उसके पास से निकल भी चुका हूँ। 10 मिनट बाद मैं पार्क पहुंच जाता हूँ। पेड़ों की परछाइयां हवा में हिल रही हैं और कभी खुला हुआ ये पार्क अब अजीब ठंडी और बेचैन कर देने वाली खामोशी से भरा हुआ है। तभी मुझे महसूस होता है कि कोई मुझे देख रहा है। मैं तुरंत घूमता हूँ। हाथ पहले ही टीयर ड्रॉप की ग्रिप पर जा चुका है। झाड़ियों में से एक चूहा बाहर निकलता है, लेकिन ये आम चूहा नहीं, पूरी बिल्ली जितना बड़ा। उसका शरीर सख्त और कांटेदार बालों से ढका हुआ है। मैं तुरंत स्कैन करता हूँ। स्कैन सक्सेसफुल। एबेरेंट आर्मर्ड वेनम टेल रैट लेवल 5 गिफ्ट डेडली वेनम टेल हार्डन्ड फर। मेरा दिल बैठ जाता है। मैं लेवल 2 हूँ, ये लेवल 5 है और उसकी पूंछ का जहर जानलेवा है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे MH एक्सप्लेन्ड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।